name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज 27 ऑफ फरवरी का द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की न्यूज को मिला के हम एनालिसिस करेंगे और ये सब दोनों ही न्यूज पेपर्स आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे। पहला आर्टिकल हिंदू से उठाते हैं। फ्रंट पेज पे न्यूज आई है आज कि एडिंग अडानी फर्म्स इन 14 एनएसई इंडाइसेस रेजेस वरी। इंडाइसेस का मतलब होता है लिस्टिंग, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इस न्यूज का स्कोप क्या है आपकी तैयारी में। पहले क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम स्टॉक के बारे में समझ में नहीं आता, अभी ये न्यूज चल रही है इसमें क्या समझना है, क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो तैयारी फ्रेशर जो है उनके लिए और एक्सपीरियंस जो है उन सब के लिए, कभी भी स्टॉक की जो न्यूज होती है उसके बहुत डिटेल में टेक्निकल पॉइंट्स में नहीं जाना है, लेकिन केस क्या चल रहा है, उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो समझने जरूरी है। जैसे कि इस न्यूज में इंडाइसेस जो शब्द यूज हुआ है, ये पूछा जा सकता है कि इंडाइसेस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और अडानी का जो केस है वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस में ऐसा देखा गया है कि मेंस में इस तरह के सवाल पहले बने हैं जहां पे केतन पारेख फ्रॉड है और कई भी पहले जो फ्रॉड है उन पे सवाल उठे हैं कि फ्रॉड क्यों हुआ और वो किस इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट डालते हैं, इस रेफरेंस को लेकर के। सो अडानी ग्रुप का जो केस है वो आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। पर इस आर्टिकल में वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इंडाइसेस क्या है। अच्छा, न्यूज को पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैव सॉट एन अर्जेंट इंटरवेंशन बाय NSE and SEBI to review and NSE subsidiaries move to add 5 Adani Group firms in 14 Nifty indices। पहली बात तो ये इंडाइसेस का मतलब होता है लिस्टिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। NSE का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE दो शब्द यूज होते हैं, पहला यूज होता है NSE और दूसरा यूज होता है BSE, ठीक है। तो पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे कंपनीज के शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं। लिस्ट करने के बाद ही उनका IPO आता है और बाकी के कामकाज होते हैं। तो उन्हीं के इंडाइसेस में रद्दो बदल को लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो टेंशन में है। टेंशन में क्यों है? क्योंकि अदानी फर्म्स को लेकर के एक बड़ा ही कियोस क्रिएट हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उनके मार्केट वैल्यू खराब हुई और क्योंकि मार्केट वैल्यू खराब है और ज्यादा झटका ना पड़े कस्टमर नहीं कंज्यूमर्स को, या इन्वेस्टर शब्द यूज होता है स्टॉक में, हमेशा जो वर्ड यूज होता है वो इन्वेस्टर शब्द यूज होता है, तो इन्वेस्टर को ज्यादा झटका ना पड़े इसलिए एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं 14 स्टॉक्स में लिखा है ना 14 निफ्टी इंडाइसेस, इनमें जो चेंज हुए जा रहे हैं वो ना किए जाए। क्यों ऐसा है? अगर आप देखिए इस पिक्चर में, द टेबल शोज दैट परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन द पास्ट मंथ एंड द ओनरशिप पैटर्न ऑफ अडानी ग्रुप स्टॉक्स। ध्यान दीजिएगा, ये मेजर स्टॉक्स हैं इनके, टोटल गैस, एंटरप्राइज, विलमार, पावर और ACC। इसमें आप देखेंगे कितना बड़ा गिरावट है। आप देखेंगे सारे नंबर्स ऑलमोस्ट माइनस में है। सो इसकी वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चेंजेस ना किए जाएं, अगर चेंजेस किए जाते हैं तो हो सकता है कि इसका और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। बस इतना ही स्कोप है इस न्यूज का। अब वापस आते हैं इंडाइसेस पे। तो इंडाइसेस का मतलब होता है लिस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि NSE और BSE दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनकी लिस्टिंग्स को ध्यान में दिया जाता है। थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो पता करेंगे कि डिफरेंस क्या है निफ्टी और सेंसेक्स में। सो NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडाइसेस है उसे कहते हैं निफ्टी, या कहना चाहिए लिस्ट है उसको कहते हैं निफ्टी, और सेंसेक्स है वो BSE का है, ठीक है। निफ्टी क्या होता है? ये इंडेक्स है दैट मेजर्स द सेंटिमेंट्स ऑफ NSE। जो NSE के जो लिस्टिंग होती है, शेयर्स की लिस्टिंग होती है, उसके सेंटिमेंट्स के आधार पर इसका इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब सेंटिमेंट्स क्या होते हैं कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इन्हीं सेंटिमेंट्स को कवर करने को सेंटिमेंट्स कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इमोशनल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव को जो टेक केयर करता है वो इंडेक्स निफ्टी का कहलाता है। निफ्टी है वो NSE का कहलाता है, NSE निफ्टी। और सेंसेक्स क्या है? एन इंडेक्स दैट मेजर्स द सेंटिमेंट्स ऑफ BSE। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं उनके सेंटिमेंट्स के उतार चढ़ाव को ध्यान देने को BSE सेंसेक्स कहते हैं। इसमें सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं और निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो ही स्टॉक्स नहीं, से कई सारी लिस्टिंग होती हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि इंडाइसेस जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ वो लिस्टिंग को कहते हैं और उसमें चेंजेस को लेकर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि चेंजेस अगर किए जाएंगे तो कुछ टेंशन है, कुछ चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स सीक इंटरवेंशन ऑफ NSE बोर्ड सेबी इन्वेस्टर्स कैन बी हिट बाय नियरली 16% ऑफ 41 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स एंड ETFs दैट मिमिक इंडाइसेस। तो इसके क्योंकि इतना सारा पैसा इंडेक्सेस में लगा है, काफी का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर इसमें कोई चेंजेस किए गए तो शायद और झटका पड़ सकता है, इसलिए इस वरी को
उठाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट व्हाट इट हैज डन टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये क्वेश्चन, ये जो सवाल है जिस इस सवाल पे जो सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहुत पुराना सवाल है जहां पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को बहुत ही इनह्यूमेन प्रैक्टिस या फिर इनह्यूमन प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। और सालों से हमारे देश में ये प्रथा है, ये चलन रहा है, जिसके ऊपर काफी बहस भी हो चुकी है, एक्ट भी है हमारे देश में, लेकिन उसका स्ट्रांगली पालन नहीं होता है। और बहुत सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स जाति के लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक ही हैं, और क्योंकि ये सब काम करने पे मजबूर रहते हैं। इसके ऊपर डिबेट भी हुई है और यूपीएससी में इसके ऊपर पहले भी सवाल बन चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठता है। अच्छा, न्यूज क्या कहती है? द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्लेस एन ऑन रिकॉर्ड within 6 weeks the steps taken by it to implement its nearly 10 years old judgment to end manual scavenging। मतलब 10 साल पुराना वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक। उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है 6 हफ्तों के अंदर, टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड प्रिवेंट फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द इनह्यूमन प्रैक्टिस व्हाइल मेकिंग एंट्री इनटू सीवर्स विदाउट सेफ्टी गियर एंड क्राइम इवन इमरजेंसी सिचुएशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सभी बात करते हैं वो है सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल इक्वालिटी की अगर बात करें, इसके साथ जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर हम एसडीजी गोल्ड को लें, एसडीजी मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। एसडीजी की बात अगर हम करें तो उसके अंदर सोशल इक्वालिटी के जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर देश का ये दायित्व है कि अपने नागरिकों को इन तरह की डिस्क्रिमिनेटरी आधार की प्रैक्टिसेस को बंद करा के उनको मुख्य धारा में लाया जाए। पर क्योंकि ये हो नहीं रहा है और 10 साल पुराना ओल्ड जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं उसके ऊपर रिपोर्ट सेंटर से मांगी गई है। अ बेंच लेड बाय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट रिसेंटली took judicial notice of the fact that manual scavenging and deaths of people trapped in sewer lines continue through the practice was banned with the introduction of employment of manual scavengers and the construction of dry latrines prohibition act 1993। so ऐसा नहीं कि हमारे देश में नियम कायदे कानून नहीं है, नियम कायदे कानून तो है, पर उनका कितना स्ट्रांगली अप्लाई होना, इम्प्लीमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही है। उसके साथ ही साथ उसके रिहेबिलिटेशन में जो वर्कर्स हैं जो इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं उनको रिहाब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए पहले से ही 2014 का ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया था। जस्टिस भट्ट hearing a petition filed by Dr. Balram Singh in person sought details of steps taken by the center following in 2014 order, including rehabilitation of those falling within the definition of manual scavengers। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो जो चाहे वो लो इनकम की वजह से हो या किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब से हो, किसी भी देश की जिम्मेदारी उस लेवल पर बन जाती है जहां पे वो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें उनको इस तरह के सिस्टम से बाहर लेकर के आना है। द कोर्ट इम्प्लीटेड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज रिस्पॉन्स इन द केस। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए कोर्ट ने इम्प्लीट किया है इस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है मेंस के पर्पस से। प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस के पर्पस से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे राइट्स हैं, जो संविधान हमें जो राइट्स देते हैं, उसमें उसके आधार पर सोशल जस्टिस वाले पॉइंट को पूछा जा सकता है, सोशल इक्वालिटी वाले पॉइंट को पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ एसडीजी का कौन सा गोल है जो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ, अब समझने वाली बात क्या है, ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें हमारे देश में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 है, जिसमें इस प्रैक्टिस को इनह्यूमन एक्सरसाइज बताया गया है। बट साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि फिर भी ये हमारे देश में प्रिवेल क्यों करता है। पहली बात, क्यों प्रिवेल करता है, क्योंकि इनएफिशिएंट सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे म्युनिसिपैलिटीज के पास लेटेस्ट मशीन्स नहीं है, सीवेजेस को क्लियर करने की सुविधा नहीं है, और अच्छे इक्विपमेंट्स को लेकर के
और वर्कर्स के ना होने की वजह से ये समस्याएं बनी रहती हैं और सस्ता लेबर जो है उसको हायर करके म्युनिसिपैलिटी अपना काम कराती रहती है। साथ ही साथ इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, हम समझते हैं कि जो पॉलिसीज तो हैं लेकिन उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जो लेबर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको रिहाब किसी और काम में नहीं लगा जाने की वजह से वो उसी ढर्रे पे एक तरह का काम करते रहते हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी के हिसाब से ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, मतलब क्या शिक्षा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम करने के तरीके मतलब और एस्पेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज या अवसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जॉब की ना होने की वजह से, क्योंकि अगर आप देखें कि इस जो सफाई कर्मचारियों में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो शेड्यूल कास्ट का ही है। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स में 42,594, ये पुराना डेटा है बट ये 2-4 साल पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें नंबर काफी ज्यादा है। तो जिन जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है और जो सोशली स्ट्रांग नहीं है वो ऑलरेडी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सभी सफाई कर्मचारी हैं, और उनको रिहाब ना करने की वजह से ये समस्या बनी रहती है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये द हिंदू का है, जिसमें मेंशन किया गया है 28 अगस्त को, कि जो डेटा देता है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रिकॉर्डेड मोस्ट सीवर क्लीनिंग रिलेटेड डेथ्स इन लास्ट 6 ईयर्स, मतलब 6 सालों में 22 का डेटा है। सबसे जो डेथ हुई है सीवेज सिस्टम में काम करने की वजह से वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ ड्राई लैट्रीन्स इन वेरियस स्टेट्स में सेंसस 2011 के हिसाब से कहाँ है ड्राई लैट्रीन्स जहाँ पे ये काम होता है, वो सबसे उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में और वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में। तो ये एक नंबर आ गया। साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि और भी कई स्टेट्स में सब चीजें हैं और हम अपने एक्ट को स्ट्रांगली इम्प्लाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कंटिन्यू रहता है। और उत्तर प्रदेश टॉप पे है ही, जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर्स के नंबर सबसे ज्यादा हैं। ये स्क्रीनशॉट है डेक्कन हेराल्ड का, ये स्क्रीनशॉट है द हिंदू का, ये स्क्रीनशॉट है आपका राज्यसभा वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है ये वाला, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाला। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके अपना मेंस के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो। देखिए नंबर्स ज्यादा होने जरूरी नहीं है, बट जो भी नंबर्स हो स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको जस्टिफाई कर सके अपने सवाल लिखने के ऊपर। तो इस तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट आर्टिकल। उसके बाद इंडिया यूके अग्री टू मेक प्रोग्रेस ऑन ट्रेड पैक्ट। देखिए ट्रेड पैक्ट तो देशों के बीच होते रहते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देखिए आज के टाइम में, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में आ गए हैं जहां पे वॉर चल रही है और आगे वॉर होने की सिचुएशन बन रही है, जिसकी वजह से कई देश अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला क्या है, डिफेंस, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा क्या है, ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो सभी देश आपस में ट्रेड पैक्ट करने में लगे हुए हैं। अगर आप देखो यूके से, यूएई से, जर्मनी से, रशिया से, सभी देश अगर आप यूपीएससी के एस्पेक्ट से देखो तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो सभी देश आपस में अग्रीमेंट करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो जल्दी फटाफट ट्रेड कर लो। सैंक्शंस की बात भी हो रही है क्योंकि रशिया ने ऐसी सिचुएशन डाल दी है जहां पर उसके ऊपर सैंक्शंस भी लग रहे हैं, कभी ईयू लगाता है, कभी यूएस लगाता है, कभी कोई। तो उस हिसाब से सैंक्शंस तो लग रहे हैं, लेकिन हर देश अग्रीमेंट करने में भी लगा हुआ है। उसी की होड़ में इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया। ऐसा नहीं पहले नहीं हुए हैं, फिर भी उससे प्रोग्रेस हुई है। सो यूके हैव अग्रीड टू मेक फर्दर प्रोग्रेस ऑन द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड आल्सो स्विफ्टली ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट बायलैटरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग सून, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सेड। ठीक है, क्लियर है। उसके साथ ही साथ इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड द 7th राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूके एट द एंड ऑफ यूके चांसलर जेरेमी हंस इंडिया विजिट फॉर G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें उनके चांसलर आए थे, तो उसमें बातचीत हुई और इकोनॉमिक पैक्ट को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल टाइज को बढ़ाने के लिए, बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने के लिए ये सब बातें हुई। उसी तरह आप देखेंगे G20 का, क्योंकि मेंबरशिप G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो अभी और भी ऐसे देश हैं जो जब तक की प्रेसिडेंसी खत्म होगी तब तक एक लिस्ट होगी आपके पास जिनके देशों के बीच में फाइनेंशियल पैक्ट्स और ट्राइज में। तो समझने वाली बात क्या है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए भी ये सीधे सीधे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किससे हमारा पैक्ट है या नहीं है। जब आप सवाल लिखते हो तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पैक्ट जो उस सवाल में पूछा गया लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं सारा लिखना है आपको, पर दिमाग में होना चाहिए कि यूके के साथ है या नहीं है, यूएई के साथ है या नहीं है, और इससे अपने सवालों को आप एनहांस कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस से वॉइस बिहाइंड सिएटल कास्ट बैन रिसीव आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट। सो वी हैव टेस्टिमोनियल्स ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव ईदर फेस्ड derogatory remarks from their high caste managers and bosses, or in some extreme circumstances we have denied a raise and promotions because of their caste.
ये क्वेश्चन उठाया है श्यामा सावंत ने, जो सियाटल काउंसिल की मेंबर है, और उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोड्यूस किया है द ऑर्डिनेंस बैनिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सियाटल जैसे देश में, सियाटल जैसे स्टेट में, जो यूएस का एक स्टेट है, वहां पे भी कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और सिर्फ यूएस में नहीं, यूके में और कई इलाकों में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी आवाज वहां उठाई जा रही है। और उसमें एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, जिसमें से आप देखेंगे इंडिया, चाइना और फिलीपींस के लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो ये लेकर के एक एक वहां पर आवाज उठाई जा रही है, जिसपे आर्टिकल छप रहे हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूज आती रहती है, यूके से न्यूज आती है, तो इस तरह की चीजें यूएस और अब यूके में भी हो रही है। तो हमें उसके लिए अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो सवाल है वो किस चीज का सवाल है, ये इंडियन डायस्पोरा का सवाल है, राइट। हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, और इन देशों के साथ हमारे पैक्ट भी हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे यूं ही रैंडमली काम हो रहा है, हमारे पैक्ट भी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर फिर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें जिसमें मैक्सिमम ये नंबर कहता है कि इस लाइन को अगर आप पढ़ें कि 3 दलित रिपोर्टेड बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली इन द वर्कप्लेस, 60% दलित फेस derogatory caste based joke, 40% दलित एंड 14% शूद्रास वर मेड टू फील अनवेलकम इन प्लेस ऑफ वर्शिप। मतलब ये चीजें वहां पे भी हो रही है जहां पे दलित और शूद्रास को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और अपनी तैयारी में इसको ऐड कर सकते हो, जहां पे इंडियन डायस्पोरा के सवाल में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बैठता है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के सवाल उठ सकता है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अभी तक की पॉलिसीज हमारी क्या रही हैं और आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, ई संजीवनी इज ए ग्रेट बून, शोज पावर ऑफ डिजिटल इंडिया मोदी। तो मोदी साहब ने कहा कि टिल नाउ द नंबर ऑफ टेली कंसल्टेंट्स यूजिंग दिस ऐप हैज क्रॉस अ फिगर ऑफ 10 करोड़। मतलब जो ओपीडी ऐप है, इससे फायदा लेने वाले लोग बहुत सारे हैं, और जो बॉन्ड है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो आगे बढ़ेगा, बिग अचीवमेंट अचीव करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बात को बोला। अच्छा, समझने वाली बात क्या है कि ई संजीवनी क्या है, समझना जरूरी है, प्री में पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूज पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी in 98th episode of his radio address Mann Ki Baat said experiments such as e-Sanjeevani application had ensured medical services to people living in far-flung areas of the country. अच्छा, हर कुछ आज का सब कुछ ऑनलाइन है, तो ओपीडी कंसल्टेशन भी ऑनलाइन होना ही चाहिए। उस दौड़ में ये जो चीज है रिमार्केबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरिया में जहां पे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, पर जरूरत होती है, आप फटाक से ऑनलाइन रिचार्ज करो और उसके बाद अपना डॉक्टर से कंसल्टेशन आप ले सकते हो। उसमें ये चीज बहुत ही रिमार्केबल है। समझने वाली बात क्या है कि इसमें टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हो, डॉक्टर सलाह ले सकते हो, दवाइयां लिखवा सकते हो, और आगे अपनी जो भी बीमारी आप है, फॉर इंस्टेंस आपको रिलीफ मिल सकता है। वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ कंसल्टेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी तक इसका फायदा दे चुके हैं मरीजों को, और साथ ही साथ ये नंबर्स आगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। अगर आप देखें, ये स्क्रीनशॉट मुझे मिला है वेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से, जिसमें मेंशन है कि अभी तक के इतने सारे नंबर्स कंसल्टेशन हो चुका है, और उसमें आपको करना क्या है, वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, टोकन नंबर जनरेट होगा, लॉगिन करना है, अपने टर्न का वेट करना है, और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपने प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करना है। क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, ऑनलाइन ओपीडी, साथ ही साथ रियल टाइम टेलीमेडिसिन मिल सकती है, टेली स्टेट सर्विस डॉक्टर वहां पे अवेलेबल होंगे, वीडियो कंसल्टेशन हो सकता है, चैट कर सकते हैं, फ्री सर्विस भी है, कुछ नंबर्स की फ्री सर्विस है। जैसे कि अगर आप प्राइवेट ऐप भी डाउनलोड करते हो तो उसमें भी ये चीजें रहती हैं कि पहली 2 कंसल्टेशन फ्री हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कंसल्टेशन पे फी देनी पड़ेगी, पर आपको जो ओपीडी मिल जाएगी, डॉक्टर से आपको सलाह मिल जाएगी, आप घर बैठे डॉक्टर से अपनी दिक्कत को शेयर कर सकते हो और मेडिसिन ले सकते हो। मैं भी अपने बेटे के लिए कंसल्ट कर चुकी हूँ, तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, आप भी ट्राई करिए, सो दैट कि पता चले कि एक्चुअली काम कैसे करता है। पर यूपीएससी के एस्पेक्ट से प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है, मुझे ऐसा लगता है। Now, next article is 59 dead, dozens missing as migrant boat breaks apart of Italy coast। बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से wooden boat crowded with migrants smashed in the rocky reefs and broke apart before dawn on Sunday of the Italian coast। मतलब इटालियन कोस्ट पे एक बड़ी जो बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक शिप था, वो स्मैश हो गया और काफी लोगों की इसमें जान चली गई। समझने वाली बात क्या है कि the at least 80 people were found alive, including some who reached the
shore after the shipwreck just off Calabria coastline along with the Ionian Sea. So Ionian Sea को देखना चाहिए हमें, और साथ ही साथ इसमें हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस आ गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ इसको इस पिक्चर में देखिए, दोनों ही पिक्चर में आपको आयोनियन सी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस तरह आप देखिए मेडिटेरियन सी है, तो इसके बाद एजियन सी आपको यहाँ दिखाई देगा, एड्रियाटिक दिखाई देगा। आसपास के देश को लोकेट कर लीजिए, प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है कि आयोनियन सी कहाँ पर है, आसपास के देश कौन कौन से हैं, मेडिटेरियन सी कहाँ पड़ता है। ये सवाल तो वैसे भी फेमस है, यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, आईसीआरसी इसका पूरा नाम है, जो वॉलंटरी जो संस्था है, और ये इस तरह की सिचुएशन में काफी मददगार होती है। इनका मैंडेट और मिशन क्या है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। The work of ICRC is based on the Geneva Convention of 1949. Their additional protocols, statutes that and those of the International Red Cross and Red Crescent Movement. ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम जो है ICRC है, लेकिन इसको अगर डिटेल में लिखते हैं तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट लिखा जाता है। एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द रेड क्रॉस, इसका जो काम है वो जिनीवा कन्वेंशन 1949 को आगे ले जाना और एडिशनल प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना है। साथ ही साथ इमरजेंसी की सिचुएशन में ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद करना इसका मुख्य काम है। साथ ही साथ हर देश का अपना IRCS भी होता है, उस अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, हर देश का रेड क्रॉस सेंटर है। उसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस इज अ वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब हमारे भारत का अलग से। हाँ ऐसा है, क्योंकि रेड क्रॉस सेंटर में तो एक है, लेकिन अलग अलग इसके ब्रांचेस भी हैं। तो इंडियन रेड क्रॉस इज अ वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ नेटवर्क ऑफ ओवर 1100 ब्रांचेस। और समझने वाली बात क्या है, द मूवमेंट हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, नेशनल सोसाइटीज, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। इसका गठन हुआ था 1920 में अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्लियामेंट एक्ट 1015 of 1920. The act was last amended in 1992 and rules were formed in 1994. ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है। क्योंकि और वैसे भी ये सारी संस्थाएं जैसे रेड क्रॉस हो गया, यूएन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया, इस तरह की संस्थाओं के बारे में, जो मिलिट्री अलायंसेस के बारे में कभी कभी पूछा जाता है अलग से, तो वो हमको पता होना चाहिए। Now Russia accuses US and allies of open blackmail ahead of G20 foreign ministers meet. अभी जो मिनिस्टर्स मीट हुई थी उसमें ओपनली कोई कम्युनिक तो पास नहीं हो पाया रशिया के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी ओपन ब्लैकमेल के लिए रशिया ने अक्यूज किया है यूएस और उसकी एलाइज को। सो अ डे आफ्टर द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FFMCBG मीटिंग इन बेंगलुरु फेल टू इशू अ जॉइंट कम्युनिक का मतलब होता है कोई घोषणा, ठीक है। रशिया प्रेज द रोल ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंसी एंड अक्यूज द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ ओपन ब्लैकमेल। ध्यान दीजिएगा कि इंडिया और रशिया ने एब्सटेन किया था, इंडिया एंड चाइना ने एब्सटेन किया था रशिया के अगेंस्ट वोट करने में यूएन में, और साथ ही साथ अभी जो इंडिया है वो किसी नेगेटिव स्टेप को नहीं लेना चाह रहा है, तो उसके लिहाज से ये कम्युनिक पास नहीं भी हो पाया। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन इंडिया की है वो रशिया के हवाले से बेटर है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ समस्या क्रिएट हो, क्योंकि ऐसा हर देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ईयू से सैंक्शंस लग रहे हैं, यूएस से सैंक्शंस लग रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक उससे तेल भी ले पा रहे हैं, हम लोग ऑयल भी ले रहे हैं, चाइना भी तेल ले रहा है और एब्सटेन भी किया है। तो उसके लिहाज से रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि इंडियन प्रेसिडेंसी सही है, पॉजिटिवली उसको बोला है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ और डायमेंशन आए इस स्टेप का। A statement from Moscow Foreign Ministry said Russia and China protested against the US and its allies, accusing them of sowing enmity and hatred. मतलब जो यूएस है उसके अलाइज जो है एक तरह की नफरत को पैदा कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट को, रशिया ने ऐसा कहा। ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 discussion at the FMCBG so far have indicated that the Western powers led by the US and UK have taken a stance showing the Russian are the invading side in Ukraine whose actions have led to the larger global economic distress. मतलब वो तो सच है भी कि इस इन्वेजन की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस फैला है काफी सारी इकोनॉमीज में,
और उसको बैलेंस करने में काफी समय जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये एक वॉर है और वॉर का इम्पैक्ट जो है, जो भी इसका रिजल्ट नहीं आया है उसका इम्पैक्ट विश्व के कई देशों में देखने को मिल रहा है। तो उसके हवाले से ये एक बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन बन रही है। साथ ही साथ द बैलेंस अप्रोचेस फॉर्मुलेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट अ गुड foundation for responding to modern challenges in the area of global finance and related sectors, including support for economic growth and implementation of FSDG। ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसको मत भूलिएगा। ये प्री के पर्पज से कई बार पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो वॉर की न्यूज अगर नहीं पूछी जाएगी पर फिर भी SDG पूछा जा सकता है कि कौन कौन से गोल कहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं, कौन कौन से गोल पे काम हो रहा है अभी विश्व में, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है वो भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है सीइंग साइंस ऑफ ग्लोबल ग्रोथ बॉटमिंग ऑफ आउट इन्फ्लेशन कूलिंग। ये ईटी की न्यूज है, इसको मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये कल भी छपा था और आज भी आया है। क्रिस्टिनीला जॉर्जीवा ने, जो IMF की MD है, उन्होंने इस बात को कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है बॉटम आउट करती दिख रही है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो रेस्ट कर रहा है, थोड़ा कूलिंग ऑफ सिचुएशन में जा रहा है। और इंडिया को काफी उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क दिया है कि इंडिया की सिचुएशन काफी बेटर है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की पोजीशन काफी पॉजिटिव है। अगर आप पूरा फुल इंटरव्यू देखना चाहते हो, ग्लोबल टाइटनिंग का पढ़ना चाहते हो, तो ईटी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि उन्होंने इस बात को, इसका साइन दिया है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बॉटम आउट करती दिख रही है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन कम हो रहा है। मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ एस्पेक्ट ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज बेटर देन द पास्ट। She said the focus on reforms in India over the last few years, specifically on tax harmonization, had helped the country become the bright spot। मतलब इंडिया ने अपने जो टैक्स रिजीम को ठीक किया है, उसको ज्यादा हार्मोनाइज किया है, जिससे इंडिया की सिचुएशन ब्राइट स्पॉट की तरह है। विद रिगार्ड टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन थिंग्स लुक्स लेस बैड। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कम खराब दिख रही है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। इस पर डिस्कशन आगे आएगा तो हम आर्टिकल्स में जरूर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस से, जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है कैविएट। कैविएट शब्द यूज हुआ है, शायद प्री में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इनकलकेट किया है आज के डिस्कशन में। इसमें मेंशन किया है कि रिक्वेस्ट टू कोर्ट टू कैविएट, मतलब एक रिक्वेस्ट लगाई गई, एक कहना चाहिए प्ली लगाई गई, जिसमें कहा गया रिक्वेस्ट टू कोर्ट नॉट टू टेक स्टेप्स विदाउट गिविंग नोटिस। इसमें एक रिक्वेस्ट लगाई गई मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके लिहाज से ये कहा गया कि आप विदाउट नोटिस दिए या किसी को नोटिस दिए बगैर कोई रिक्वेस्ट कंसिडर ना करें। और वो क्या थी उसको पढ़ते हैं। ऑन फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट reprimanded a law student for filing a caveat in a petition seeking menstrual leave for female students and working women, saying it's a publicity oriented caveat। ध्यान दीजिएगा, उस एक लॉ स्टूडेंट ने इस बात का रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो मेंस्ट्रुअल लीव की जो कहानी है वो एक पब्लिसिटी ओरिएंटेड कैविएट है और इसका कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स को लेकर के। इसके ऊपर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ स्टूडेंट को। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि क्या हुआ, पर कैविएट का मतलब क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। कहा था कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए फीमेल एम्प्लॉय को हायर करना डिसइंसेंटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिसी मैटर है। इसको फिलहाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन कैविएट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इन कॉमन पार्लेंस अ कैविएट इज अ वार्निंग और कॉशन, हाउएवर लीगली इट इज अ फॉर्मल नोटिस रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सम स्पेसिफाइड एक्शन विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू द पर्सन लॉजिंग द कैविएट। मतलब जो कैविएट लगा रहा है, कैविएट का मतलब वो रिक्वेस्ट लगा रहा है, उसको नोटिस दिए बगैर आप कोई भी डिसीजन ना ले, इसको कहते हैं कैविएट। और कैविएट लगाई इसीलिए जाती है ताकि कोई डिसीजन लेने के पहले उसको कंसिडर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी एम्प्लॉयर के लिए डिसइंसेंटिव नहीं होना चाहिए फीमेल एम्प्लॉयज को हायर करना, इसलिए पॉलिसी मैटर है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की लीव्स को लेकर के कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये शब्द पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाकर के इसको आप देख सकते हो और अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कीप एयरपोर्ट सीक्रेट्स एट होम बट ट्रैप्स ऑन क्लियरेंस ऑफ एंटायर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये जो एयरपोर्ट बनाने का जो कई समय से डिस्प्यूट चल रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है और होम मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट
को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। वो कैसे? साइटिंग अ स्ट्रेटेजिक imperative, the Union Home Ministry wanted the 8.45 square kilometer airport component of the Great Nicobar Development Project to be kept confidential। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि FAC क्या है। However, the Environment Ministry, in an unprecedented move, has withheld all discussion on the forest clearance to entire 166.10 square kilometer project recommended by the Statutory Forest Advisory Committee, in which the airport falls. और FAC क्या होती है? FAC is an expert body that examines the authorizes diversion of forest and land for projects। तो FAC क्या है, ये समझना जरूरी है, प्रिय पूछा जा सकता है। साथ ही साथ FAC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है constituted under the Forest Conservation Act 1980 to advise the government on granting approvals for forest clearance। मतलब FAC जो है जब तक क्लियरेंस नहीं देगी ये एयरपोर्ट बनने में दिक्कत पेश आ सकती है। साथ ही साथ वहां पे ओंगे ट्राइब को लेकर के भी इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के भी समस्या है ये एयरपोर्ट बनाने में। तो अभी ये जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है आप इसे पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स में ले सकते हैं। प्री में पूछा जा सकता है कि ओंगे ट्राइब कहाँ पर है और कहाँ पाई जाती है, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ FAC क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं है, उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने उसको आपके लिए ऐड किया है। नेक्स्ट न्यूज है गुड टू नो, यूएस पेपर्स ड्रॉप डिल्बर्ट कार्टून आफ्टर इट्स क्रिएटर्स रेसिस्ट रिमार्क। कि डिल्बर्ट जो फेमस कार्टून है उसके मेकर जो उसको बनाते हैं उसके उनके रेसिस्ट रिमार्क्स को लेकर के यूएस पेपर्स ने उसको ड्रॉप किया है इस कार्टून को, ये न्यूज आई थी। साथ ही साथ आरपीपी डिसाइड टू विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम प्रचंडा लेड गवर्नमेंट नेपाल में अभी ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और फिर से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने की पार्टनर इन द 7th पार्टी रूलिंग में अपना सपोर्ट विड्रॉ करने की बात बोल दी है। तो फिर से नेपाल में एक तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये भी एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। नाउ ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस सो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर और अपना सपोर्ट बना के रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में।